Hello and welcome to our second lecture for the chapter channel of distribution. In last lecture we have seen the definition of distribution as well as its types of distribution, that is direct selling and indirect selling, as well as we have also seen the types of middlemen. Okay, so there are two types of middlemen: functional middlemen and merchant middlemen, and also we have also seen about its different subcategories. And today we will see about what is meant by next type, that is merchant middleman. Actually that merchant middlemen, these are work for प्रॉफिट ओनली. ओके, वो सिर्फ बैठकर ही पैसे कमाते हैं. दे एक्वायर द ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल टू गुड्स इन देयर ओन नेम. वो खुद के नाम से ही कोई चीज़ परचेस करते हैं और खुद के नाम पर ही वह चीज़ वो बेचते हैं. द मिडल मैन कवर्ड अंडर दिस कैटेगरीज आर होलसेलर एंड रिटेलर्स. दीज आर द टू डिफरेंट categories of merchant middlemen, that are wholesalers and retailers. First we will see what is wholesaler. Wholesalers are those merchants who act as intermediaries between the manufacturer and retailer. मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में का इंटरमीडिएटरीज. ओके, मिडल मैन होता है किसके बीच में का? मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, इनके बीच में का ये मिडल मैन होता है जो इनको कनेक्ट करता है, और उसको बोलते हैं हम होलसेलर. दे बाय गुड्स एंड कमोडिटीज़ इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द रिटेलर. ये क्या काम करता है? ये जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी गुड्स है उसको लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द रिटेलर. यही एक इनका काम करते हैं. ओके, the wholesaler dealing in pharmaceutical products requires a drug license from the health department of the concerned state government. But in case of pharmaceutical in industry, if you have to become a wholesaler for the medicines, then in this case you have requires a license from the health department फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट. अगर हम महाराष्ट्र की बात करना चाहते हैं तो हम हमारे महाराष्ट्र के हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें एक लाइसेंस लेना है, और तभी जाके हम होलसेलिंग मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की होलसेलिंग हम कर सकते हैं. द होलसेलर सेल्स द प्रोडक्ट टू द केमिस्ट एंड फिजिशियंस. अब होलसेलर जो प्रोडक्ट है वो एक तो केमिस्ट मतलब मेडिकल को या फिर डॉक्टर को बेच सकते हैं. द होलसेलर इज कॉल्ड स्टॉकिस्ट इफ ही डील्स इन आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ सिंगल फर्म और अ कंपनी. अगर वही होलसेलर या फिर कोई भी ऐसे बंदा जो सिर्फ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट अगर बेचता है, एक ही प्रोडक्ट की अगर होलसेलिंग करता है, तो हम उसे होलसेलर ना कहते, हम उसे स्टॉकिस्ट कह सकते हैं. हम उसे स्टॉकिस्ट कह सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर. क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर. सो in that case, just a minute. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ होलसेलर. अब होलसेलर के टोटल 3 क्लासेस है. एक है मैन्युफैक्चरर होलसेलर, दूसरा है रिटेलर होलसेलर, थर्ड वन इज होलसेलर प्रॉपर. मैन्युफैक्चरर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर और होलसेलर प्रॉपर, ऐसी 3 क्लासेस है किसके? होलसेलर के. अब फर्स्ट है हमारा क्लास मैन्युफैक्चरर होलसेलर. ये काम क्या करता है? मैन्युफैक्चरर होलसेलर क्या करता है? अब डेफिनेटली इसके एक्चुअली मोस्ट ऑफ टाइम इसके नाम में ही उसका मीनिंग होता है. मैन्युफैक्चरर होलसेलर मतलब ये डेफिनेटली एक होलसेलर होगा और मैन्युफैक्चरर भी होगा, मतलब खुद कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करता होगा. देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. दीज होलसेलर्स आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ टू सम एक्सटेंट. they may not only sell their own products to the
retailers but may also make large scale purchases from other manufacturers to meet demand of the retailers. In this way they reduce their overhead expenses by increasing their turnover. सबसे मेन चीज़ मैन्युफैक्चरर होलसेलर, तो ये क्या करेगा, ये इनके कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करता ही है और साथ ही साथ बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए जैसे रिटेलर की डिमांड होती है उनके डिमांड के अनुसार बाकी कंपनी की भी चीज़ें ये खुद परचेस करता है इन लार्ज क्वांटिटी, और वही वो भी चीज़ें जो अदर कंपनी से या फिर इंडस्ट्री से या फिर मैन्युफैक्चरर से इसने परचेस की और खुद ने भी जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की है उनके साथ ही इनके भी ये होलसेलिंग के काम करते हैं और उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर। जिस प्रकार रिटेलर की डिमांड होंगी, अगर डिमांड अगर उनके प्रोडक्ट की है खुद के मैन्युफैक्चरिंग की गई तो उनको भी बेचते हैं, और साथ ही साथ अलग कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग की गई प्रोडक्ट की अगर डिमांड अगर होंगी तो दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करके हाई लार्ज क्वांटिटी में वो परचेस करते हैं और उनकी भी होलसेलिंग मतलब उनको भी यह रिटेलर को बेचते हैं। नेक्स्ट रिटेलर wholesaler. Retailer wholesaler means this wholesaler purchase goods in bulk from manufacturer and sell them in retail to the consumer through their own shops. देखो रिटेलर होलसेलर मतलब ये होलसेलर तो है बट ये रिटेलिंग का भी काम करते हैं। अब रिटेलिंग मतलब आपको पता है कि डायरेक्ट कंज्यूमर को वह चीज़ें सेल करना है, ओके कंज्यूमर तक वह चीज़ें पहुंचाना। तो डेफिनेटली दे परचेसेस द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन बल्क क्वांटिटी एंड दे सेल्स द सेम गुड्स टू द कंज्यूमर और उनके शॉप से ही वह उन्हें डायरेक्ट कंज्यूमर को यह लोग बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिटेलर होलसेलर। देखो इसके नाम में ही इसका मीनिंग है, रिटेलिंग भी कर रहा है और खुद होलसेलर भी है। नेक्स्ट है होलसेलर प्रॉपर। दीज होलसेलर कॉन्सेंट्रेट सोली ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये इनका काम क्या होगा, ये होलसेलर कॉन्सेंट्रेट करते हैं सोली ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये होलसेलर प्रॉपर मतलब होलसेल ही होंगे, सिर्फ प्रॉपर होलसेलिंग का ही काम ये करेंगे। ये क्या करेंगे बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एज वेल एज सेल सेम गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी टू द रिटेलर। तो ये प्रॉपर उनका ही काम वो करेंगे, मतलब लार्ज क्वांटिटी में परचेज भी करेंगे और लार्ज क्वांटिटी में उसको सेल भी करेंगे। छोटे से मतलब कंज्यूमर को वह चीज़ बेचेंगे नहीं, ये सिर्फ लार्ज क्वांटिटी में परचेज करेंगे और लार्ज क्वांटिटी में इसको सेल भी करेंगे। इसको बोलते हैं होलसेलर प्रॉपर। एंड उनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर करके भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर करके मतलब वो लार्ज क्वांटिटी में परचेज भी कर रहे हैं और लार्ज क्वांटिटी में सेल भी कर रहे हैं, दैट्स वाई हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है उनके फंक्शन ऑफ होलसेलर। अब हम उनके फंक्शन देखते हैं। होलसेलर बाइज लार्ज क्वांटिटी लार्ज वेराइटी। हाँ फर्स्ट है हमारा असेंबलिंग, उनका फंक्शन असेंबलिंग मतलब ये असेंबल करते हैं। क्या असेंबल करते हैं, होलसेलर बाय द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द गुड्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। असेंबलिंग करने का ये काम करते हैं। होलसेलर क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें बाय करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में ये चीज़ें परचेज करते हैं एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर, और छोटे छोटे क्वांटिटी में रिटेलर को बेचते हैं। मतलब ये इस एक प्रकार का असेंबलिंग करने का ये काम कर रहे हैं। पूरे होलसेलर से चीज़ें इकट्ठा लाते हैं और वहाँ से हमें मतलब रिटेलर को ये कम से कम क्वांटिटी में बेचते हैं। मतलब यहाँ पे जो रिटेलर होगा उसके पास अलग अलग वैरायटी उसको मिलेंगी, तो ये सभी चीज़ों को जमा करने का काम कौन करते हैं, होलसेलर करते हैं। नेक्स्ट
distribution. The wholesaler serves to distribute goods to the retailer who are generally widely scattered. वह चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये काम करते हैं जो टू द रिटेलर्स, जो रिटेलर्स हर जगह पे फैले हुए हैं। ओके, कुछ रिटेलर्स शहरों में है तो अलग अलग एरिया में उनके दुकान होते हैं, कुछ रिटेलर्स खेड़े में भी है तो उनको भी ये जो चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग. द गुड्स परचेज फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स आर केप्ट इन स्टॉक इन वेयर हाउस टिल दीज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिटेलर. उनको वेयर हाउस करने का भी काम करते हैं। व्हाट एवर द गुड्स परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उसको स्टोर करने का काम वो करते हैं और वो स्टोर कहाँ पे करेंगे, उनके गोडाउन और या फिर वेयर हाउस में। और जब तक कि वो बेचे नहीं जाते टू द रिटेलर तब तक कि उसको स्टोर करने का भी वो काम करते हैं। दैट्स वाई दे आर एंगेजिंग इन वेयर हाउसिंग ऑल्सो. Then they provides transportation facility also. The wholesaler has to move the goods from the place of its production to his own warehouse and then from then there to the retailer. यह एक ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है. वॉट एवर द गुड्स परचेज बाय देम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम टू देयर गोडाउन एंड आफ्टर द सेलिंग ऑफ दैट गुड्स टू द रिटेलर, तो उनको रिटेलर तक पहुंचाने का भी यह काम करते हैं. तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का भी यह काम करते हैं. नेक्स्ट है फाइनेंस. फाइनेंस में द होलसेलर प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द रिटेलर एंड दस फाइनेंस द रिटेल ट्रेड. ओके, एक क्रेडिट फैसिलिटी 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, मतलब तब तक कि वो उधारी उनको दे सकते हैं कि वो पहले माल उसका उठाएंगे और 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, जो व्हाट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन जो उनके बीच में एग्री हुई है उनके हिसाब से उनको उतने दिन की साइड उनको मिलती है. मतलब उनको उतने दिन का क्रेडिट उनको मिलता है. ओके, उतने दिन की उनको साइड मिलती है. तो इस तरीके से वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग. बल्क बाइंग and storage of goods for a length of time carries the number of risks such as changes in demand, spoilage or destruction of goods, loss due to theft in his warehouse. These risks are borne by the wholesaler. देखो, होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में कोई भी चीज़ों को परचेस करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और उसको स्टोर करते हैं उसके गोडाउन में. तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर की डिमांड हो चेंज, बट माल तो उसके गोडाउन में आ गया, मतलब उसके ऊपर तो उतना टेंशन तो होगा. बाद में उसका स्पॉइलेज या फिर वो ख़राब भी हो सकती है चीज़ इन द गोडाउन, एज वेल एज वो गुम भी हो सकती है या फिर उसकी चोरी भी हो सकती है. तो डेफिनेटली ही इज़ बेयरिंग द रिस्क ऑफ दैट फॉर दैट प्रोडक्ट्स. सिर्फ मतलब सेम यहाँ पे रिस्क बियरिंग का भी यह काम कर रहा है. नेक्स्ट वन इज प्राइसिंग. द प्राइस फिक्स्ड बाय द होलसेलर इज जनरली द बेसिस ऑन विच द रिटेलर डिटरमाइंस द प्राइस दैट ही विल चार्ज फ्रॉम हिज कस्टमर्स. प्राइसिंग देने का भी वह काम एक करते हैं, वो चीज़ों को प्राइसिंग देने का भी यह काम करते हैं. देन नेक्स्ट, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग. जो भी चीज़ें हैं, व्हाट एवर द गुड्स परचेज बाय देम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उसका एक ग्रेडिंग करने का काम भी यह करते हैं. और उसको पैकेजिंग, अगर वो सेल अगर हुआ है तो उसको पैकेजिंग करके रिटेलर तक पहुंचाने का भी यह काम करता है. मतलब ग्रेडिंग का भी काम कर रहा है और साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग की भी यह काम करते हैं. एज वेल एज मार्केट रिसर्च. नेक्स्ट, the wholesaler is close to the retailers and from them he knows the needs of customer. कस्टमर की ज़रूरत की जानकारी भी यह रिटेलर से लेते हैं कि कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए और उसके बुनियाद पर ही वो मार्केट का रिसर्च कर रहे हैं. और डिपेंडिंग अपॉन मार्केट रिसर्च दे कॉल और दे परचेसेस द गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. सो यह डिफरेंट उसके फंक्शन
होते हैं, किसके? होलसेलर के। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। रिटेलर। अब आपको पता हो गया है कि व्हाट इज मीन बाय रिटेलर। इन द वे द रिटेलर इज द मिडल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड एक्चुअल कंज्यूमर। जो उसको एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं उनका, और जो होलसेलर है जो लार्ज क्वांटिटी में परचेस कर रहा है और रिटेलर को बेच रहा है, इन दोनों के बीच में का मिडल मैन करके एक्ट होता है रिटेलर। मतलब जिसको ज़रूरत है या फिर ज़रूरतमंदों को या फिर जिसको उस चीज़ों की खरीदी करना है, उसको वह यूज़ कर रहा है, उन तक वह चीज़ें पहुंचाने का काम कौन करता है? रिटेलर करता है। द रिटेलर सेल्स द गुड्स टू द कंज्यूमर एंड मेंटेन द इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द होलसेलर, देन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। यह एक कंज्यूमर की नीड क्या है, यह इंफॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे होलसेलर को, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर को। तो वह उस प्रकार के चीज़ें जिस प्रकार की आवश्यकता है उनके नीड के हिसाब से वही चीज़ें वो बनाते हैं। द रिटेलर डीलिंग इन फार्मासिकल ट्रेड इज़ नोन एज केमिस्ट और अ फार्मासिस्ट। जो दवाइयाँ बेचते हैं या फिर उनकी दुकानें होती है तो हम उनके केमिस्ट या फिर फार्मासिस्ट हम उन्हें कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके भी फंक्शन क्या है। फर्स्ट, वाइड चॉइस टू कंज्यूमर। वाइड चॉइस टू कंज्यूमर, ही कीप्स द स्टॉक ऑफ वेरियस आइटम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के हिसाब से या फिर कंज्यूमर के ज़रूरत के हिसाब से वह एक लार्ज वैरायटी वहाँ पे उसका स्टॉक वहाँ पे रखते हैं। द रिटेलर is supposed to know different kinds of goods likely to be demanded by his customer, and also he knows the sources from where the same could be obtained. तो यहाँ पे क्या ये क्या करता है कि वाइड रेंज वहाँ पे अवेलेबल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कपड़ों की दुकान है तो सबसे पहले कंज्यूमर, एक आधा कंज्यूमर अगर उसके दुकान में जाता है तो उसके सामने जो भी मार्केट में रिसेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से या फिर उसको ज़रूरत क्या होती है उसके हिसाब से अलग अलग वैरायटी की चीज़ें वहाँ पे उसके सामने अवेलेबल कर देता है, सो दैट कंज्यूमर कैन सेलेक्ट वॉट एवर ही वांट्स फ्रॉम दैट वाइड चॉइस। नेक्स्ट, रेडी स्टॉक। डेफिनेटली he as retailer buys the goods from the wholesaler and sell directly to the consumer, means indirectly he is keeping the ready stock to purchase by the consumer. ओके, मतलब वहाँ पे आने के बाद कंज्यूमर डायरेक्टली वह चीज़ जो उनको चाहिए वो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो इन दैट वे ही मेक्स अ स्टॉक ready to the consumer. Next one is transportation. Wholesaler are the main source of supply of the goods to the retailer. Then retailers usually make their own arrangement for the transportation of product of different kinds from the wholesaler go down. देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि होलसेलर आर द मेन सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स टू द रिटेलर। रिटेलर को जो सप्लाई आता है गुड्स का वो कहाँ से आता है? होलसेलर से आता है। रिटेलर्स यूजुअली मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स फ्रॉम द होलसेलर्स गोडाउन। होलसेलर के गोडाउन से अगर परचेस करते हैं तो होलसेलर के गोडाउन से और रिटेलर के शॉप तक लाने के लिए रिटेलर खुद ही ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग। जिस तरह से होलसेलर ग्रेडिंग का काम करता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वही हिसाब से रिटेलर भी उसके दुकान में वह चीज़ आने के बाद उसकी ग्रेडिंग का काम करता है। रिस्क बेयरिंग। रिटेलर हैव टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टॉक ऑफ गुड्स। उसको बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब लार्ज क्वांटिटी में नहीं, लेकिन जितनी चाहिए उतना उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा कस्टमर क्या डिमांड करेगा।
तो उसका कोई भरोसा नहीं। और सपोज हमारे पास वह चीज़ अवेलेबल है नहीं जो कंज्यूमर को चाहिए, फिर अभी मार्केट में चल रही है, अगर वही चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर नाराज़ होकर वहाँ से चला जाएगा और दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। तो दैट्स वाई हमें एक ज़्यादा से मतलब जो चीज़ें चाहिए उसकी एक रेंज हमारे शॉप में मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो उसकी रिस्क उसको उठानी पड़ती है। दे बियर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट और डिटोरिएशन एज लॉन्ग एज दे आर नॉट सोल्ड। जब तक कि वो सोल्ड नहीं हो जाते तब तक कि वो उसकी रिस्क खुद उठाते हैं। एक तो उसकी रिस्क होती है थेफ्ट मीन्स चोरी होने की, या फिर आग लगने से माल ये होने इसकी, बाद में वह माल ख़राब होने की भी। जब अब इतने साल तक अगर वो ये रहा स्टोर तो डेफिनेटली कुछ साल बाद वो डिटोरेट भी हो सकता है। तो इतनी बड़ी रिस्क वह उठाता है, तो रिस्क बेयरिंग का भी रिटेलर काम करता है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग। दे प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प्स टू द कंज्यूमर बाय सेलिंग देम द गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर कोई कंज्यूमर अगर पहचान का है तो उसको वह गुड्स बहुत बार क्रेडिट पर भी मतलब उधारी पर भी वह चीज़ उसको बेचता है। तो डेफिनेटली ही इज़ हेल्पिंग टू दिस कंज्यूमर फॉर बाइंग द गुड्स फ्रॉम हिज शॉप। नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च का भी यह काम करता है। रिटेलर्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर्स। दे नोज द टेस्ट, likes and dislikes of the customers. They pass on such information to the wholesaler for onward transmission to the manufacturer concerned. देखो सबसे मेन चीज़, हमें कौन सी चीज़ें बेचना है जो कंज्यूमर को चाहिए। अब कंज्यूमर को क्या चाहिए ये किसे पता होता है, जो उनके कांटेक्ट में आता है। अब उनके कांटेक्ट में कौन आता है, रिटेलर आता है। अब रिटेलर को कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर को क्या चाहिए, ये सभी जानकारी रिटेलर के पास होती है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, फिर फ़िलहाल उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वह जानकारी उस उन जो हमारे होलसेलर है उन तक यह जानकारी पहुंचाते हैं, ताकि नेक्स्ट माल वह जो कंज्यूमर की डिमांड है वो हिसाब से वो ला सके, फिर परचेज कर सके। एज वेल एज होलसेलर वही बातें मैन्युफैक्चरर को बताता है कि अभी फ़िलहाल मार्केट में यह रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, फिर इनकी कंज्यूमर की यह डिमांड है, तो उनके डिमांड के हिसाब से इन मैन्युफैक्चरर भी वही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करेगा जो कंज्यूमर की डिमांड हो। मतलब इस तरीके से मार्केट रिसर्च में रिटेलर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन। दे डिस्प्ले द गुड्स इन शो विंडो एंड ऑन काउंटर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके शॉप में क्या चीज़ें अवेलेबल है। दैट्स वाई वो क्या करेगा, उसकी विंडो डिस्प्ले में यह चीज़ें या फिर गुड्स वहाँ पे रखेगा। दस द रिटेलर हेल्प्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स हु हैज़ लॉन्च द सेल्स प्रमोशन कैंपेन। अगर प्रोडक्ट नया है, कंज्यूमर को उसके बारे में पता नहीं, तो वह प्रोडक्ट को अगर वह एक विंडो डिस्प्ले में रखता है या फिर काउंटर के ऊपर रखता है, तो डेफिनेटली जब भी वहाँ पे कस्टमर आएगा तो डेफिनेटली कस्टमर को वह चीज़ें देखेंगे। या फिर कोई कस्टमर दुकान के आजू बाजू से जा रहा है, सामने से वहाँ से जा रहा है, तो जो भी विंडो डिस्प्ले में चीज़ें रखी वाली है तो डेफिनेटली उसके तरफ वो देखेगा, तो उसको पता चलेगा भी ये भी अपने को मतलब ये भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से उसकी सेल उसको प्रमोट करेगा, ताकि कस्टमर को भी वह चीज़ मार्केट में नहीं है और वो आई है तो उसकी हेल्प उसको अगर वह चीज़ चाहिए होंगी तो वहाँ पे जाके वो इंक्वायरी करेगा। तो इस तरीके से उसका सेल प्रमोशन वो बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से यह डिफरेंट फंक्शन्स होते हैं हमारे रिटेलर्स के। तर या पद्धतीनं आतापर्यंत काय पाहिलं आहे, आज आपण ते पाहिलं आहे। सध्या तरी होलसेलर म्हणजे काय, होलसेलरचे
फंक्शन. तसंच आपण काय पाहिलं आहे, आपण पाहिलं आहे रिटेलर्स आणि रिटेलरचे वेगवेगळे फंक्शन्स, आणि तसेच वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस आहे, सर्व्हिसेस टू द कन्झ्युमर, सर्व्हिसेस टू द मॅन्युफॅक्चरर एटसेट्रा. आता आपण नेक्स्ट पाहणार आहोत टाईप्स ऑफ रिटेलर्स. एक्झाममध्ये खूप वेळा याच्यावरती तो प्रश्न येतो आहे, टाईप्स ऑफ रिटेलर्स म्हणजे काय. फर्स्ट आहे, यामध्ये येतात दोन टाईप्स रिटेलरचे. जसं आपण होलसेलरचे पण पाहिले, होलसेलरचे आपण जसे टाईप आपण ते पाहिले, 3 टाईप आहे. ओके, तर तसेच आपल्या रिटेलरचे 2 टाईप आहे, इटिनेरंट रिटेलर्स आणि दुसरा आहे फिक्स्ड शॉप रिटेलर. इटिनेरंट रिटेलर्स आणि फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स असे 2 टाईप आहे आपले रिटेलरचे. आता वन बाय वन आपण पाहू. इटिनेरंट रिटेलर्स म्हणजे काय. देखो अभी, these retailers do not operate from fixed business premises but moves from place to place for selling the goods in small lots to the consumer. इनका एक फिक्स शॉप नहीं होता है, फिर फिक्स इनकी लोकेशन नहीं होती है. वो जो गुड्स उनके पास अवेलेबल है या फिर जो भी लॉट उनके पास अवेलेबल है, वह लॉट एक जगह से दूसरे जगह पर उठा के किसी और जगह पे उसको सेल करते हैं. हर बार इनका एक फिक्स एड्रेस या फिर फिक्स इनका लोकेशन नहीं होता है. ओके, सो एक जगह से किसी दूसरे जगह या फिर एक सिटी से किसी दूसरी सिटी या फिर एरिया, आज ये एरिया में तो कल दूसरे एरिया में वह चीज़ें बेचने के लिए निकलते हैं. ओके, दे जनरली वर्क विथ a very small capital investment and they mainly deal in low price commodities of daily use. इनका जो स्टॉक होता है वो ऐसा होता है कि जो डेली यूज़ में आता है, और इस पे ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है. मतलब इस अब अगर ये चीज़ें महंगी भी नहीं है, इसका मतलब इस पे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी, इसका मतलब इस पे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है. ओके, तो वह भी इस पे मेंटेन करते हैं. इन दिस इटिनेरेंट रिटेलर्स, इनका एक पर्टिकुलर शॉप नहीं होता है और एक इनका पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता है. और यह काम क्या करते हैं, जो भी डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं जो हमें हर दिन यूज़ होती है, वह जो कम बजट की चीज़ें हैं वह ये परचेस करते हैं और हमें सेल करते हैं. और डेफिनेटली अगर यह सस्ती चीज़ों के बारे में डील्स करते हैं तो डेफिनेटली इनकी इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी कम होती है. तो दैट्स वाई यह एक बिज़नेस करते हैं. बट इनका एक मेन क्या होता है, ये कभी भी एक जगह पर ही बिज़नेस नहीं करते, ये एक जगह से दूसरे जगह से मूव होते ही रहते हैं. अब इसके अलग अलग टाइप्स हम देखते हैं. इसके अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं तो पहला हॉकर्स एंड पेडलर्स. हॉकर्स एंड पेडलर्स ये क्या होते हैं, दे मूव फ्रॉम डोर टू डोर इन रेसिडेंशियल लोकेलिटीज़ टू सेल देयर गुड्स. एक घर से दूसरे घर ये लोग घूमते हैं, जो भी उनके पास चीज़ें उसको ये बेचने के लिए. एक पर्टिकुलर जहाँ पे बहुत सारे घर है, उस एरिया में एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, वह चीज़ों को उनकी चीज़ें जो भी उनके पास अवेलेबल है उसकी जानकारी देते फिरते हैं. द गुड्स सोल्ड बाय देम आर जनरली स्मॉल एंड चीप, सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टॉयज़, हाउस होल्ड आर्टिकल्स. तो इसमें जो भी चीज़ है जो यह बेचते हैं तो उसमें यह एक सस्ती चीज़ें होती है और छोटे छोटे चीज़ें होती है, जैसे कि भाजीपाला, फ्रूट्स, फल, खिलौने, एज वेल एज जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे घर में यूज़ होते हैं वैसे आर्टिकल्स यह सेल करते हैं. नेक्स्ट टाइप है हमारा स्ट्रीट ट्रेडर्स. स्ट्रीट ट्रेडर्स, इसके नाम में इसका मीनिंग है, दिस ट्रेडर्स जनरली अरेंज देयर गुड्स एट बिजी स्ट्रीट कॉर्नर्स और pavements of busy roads, टेम्पल्स, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल एट्सेट्रा. यह रास्ते पर जो चीज़ें हमें मिलते हैं
उसी तरीके की ये दुकानें वहाँ पे लगाते हैं। इनकी जो दुकान होती है रास्ते पे होती है, कहीं पर भी जहाँ पे जो बिजी रास्ता हो या फिर बिजी कॉर्नर अगर होगा किसी चौक का, तो वहाँ पे इनकी दुकानें हमें बहुत बार दिखती है। जैसे कि किसी मंदिर के बाजू में या फिर रेलवे स्टेशन के बाजू में, सिनेमा हॉल के बाजू में, ऐसे जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वैसे एरिया में उस रास्ते पे ये लोग इनकी दुकानें लगाते हैं, फिर उसी रास्ते पे ये चीज़ें इनकी बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट traders, they keep on moving from one place to sell their goods at weekly, fortnightly or monthly bazaars or at annual fair। ये क्या करते हैं, यह एक जगह से दूसरे जगह पे ये चीज़ें बेचते हैं, लेकिन कब, एक तो हर हफ्ते के बाद। तुम पाहिलं असेल बाजार जे असते आपला शनिवार रविवारचा जो बाजार प्रत्येक त्या आठवड्याला असते, तर प्रत्येक आठवड्याला हे लोक तिथे येऊन त्या वस्तू ते विकतात, एक तर बाजाराच्या दिवशी किंवा मग 15 दिवसानंतर किंवा मग एका महिन्यानंतर, किंवा मग आपल्या गावात जर यात्रा वगैरे असेल तर त्या यात्रेमध्ये पण हे लोक त्यांच्या वस्तू विकायला येत असतात। तर यांना आपण म्हणतो मार्केट ट्रेडर्स। असे आपले 3 टाइप्स आहे इटिनरंट रिटेलरचे। ओके, इथपर्यंत समजलं असेलच। नेक्स्ट आहे आपलं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स म्हणजे ज्यांचे शॉप हे फिक्स आहे, एक म्हणजे डेफिनेटली यांचा एक पर्टिक्युलर ॲड्रेस असेल जो चेंज होणार नाही। आता फिक्स शॉप रिटेलर म्हणजे काय, दे फिक्स शॉप रिटेलर्स सेटअप परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट टू सेल देयर गुड्स। जो भी चीज़ें उनके पास है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पर, मतलब जो जगह है उनकी वो परमानेंट होंगे, वहाँ से वो चीज़ें इनको बेचेंगे। दे डू नॉट गो फ्रॉम प्लेस टू इन सर्च ऑफ देयर कस्टमर। वो किसी कस्टमर को ढूंढने के लिए एक प्लेस से किसी अन्य जगह घूमते नहीं रहते। इनफैक्ट it is the customers who visit the shop to get their requirement। अब एक्चुअली क्या होता है इसमें, कस्टमर यहाँ पे जो भी उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें उनको परचेस करनी है, वो चीज़ें परचेस करने के लिए इनके शॉप में आते हैं। यह कस्टमर को ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि कस्टमर इनके शॉप में आते हैं। अब फिक्स शॉप रिटेलर्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। अब इसके 2 सब ग्रुप्स है, एक है स्मॉल स्केल रिटेल शॉप और दूसरा है लार्ज स्केल रिटेल शॉप। पहला है स्मॉल स्केल रिटेल शॉप और दूसरा है लार्ज स्केल रिटेल शॉप। स्मॉल स्केल रिटेल शॉप में हम बात करते हैं पहला स्ट्रीट स्टॉल्स। यूजुअली these stalls are located at a street crossing और इन द मेन स्ट्रीट। ये जो स्टॉल होते हैं ये एक तो जहाँ पे क्रॉसिंग है या फिर मतलब चौक आहे किंवा एक मुख्य रस्त्या जो असते मेन लाईन, यामध्ये यांचे स्टॉल्स अवेलेबल असतात। इट मे टेक द फॉर्म ऑफ द स्टँड विथ द टेबल और प्लॅटफॉर्म विच मे बी यूज फॉर कीपिंग द गुड्स। इनके पास जो एक होता है स्टैंड और उस पे होता है टेबल, ताकि उस टेबल पे जो भी चीज़ें इनको बेचनी है वो कस्टमर को दिखने के लिए ऊपर रख सके। ओके, मोस्टली इन एक्सपेंसिव आर्टिकल्स, जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होते हैं वैसे चीज़ें ये बेचते हैं, सच एज टॉयज़, फाउंटेन पेन्स, बॉल पेन्स, होजियरी एंड कॉस्मेटिक्स आर सोल्ड एट दीज स्टॉल्स। बहुत बार ये क्या सेल करने की कोशिश करते हैं, खिलौने या फिर पेन्स, बाद में होजियरीज एज वेल एज कॉस्मेटिक्स, यह बहुत बार ऐसे स्ट्रीट स्टॉल लगा के बेचते हैं। नेक्स्ट सेकंड हैंड गुड्स शॉप। दे डील्स ओनली इन सेकंड हैंड और यूज गुड्स सच एज क्लॉथ्स, बुक्स, फर्नीचर एंड अदर हाउसहोल्ड वेयर्स।
यह क्या बेचते हैं? यह सेकंड हैंड चीज़ें जो पहले किसी ने खरीदी हुई है और उन्होंने इनको बेची हुई वह चीज़ें ये बेचते हैं। यूज गुड्स, ओके, जिनका पहले यूज़ हो चुका है, ये नए चीज़ें होती नहीं है। अब इसमें क्या बेचते हैं? क्लॉथ्स, दैट इज कपड़े यह बेचते हैं, किताबें यह बेचते हैं, फर्नीचर यह बेचते हैं, और बाकी अदर हाउस होल्ड जिसको हर घर में ज़रूरत होती है हो सकती है वैसी चीज़ें ये बेचते हैं। ओके, द ओनर ऑफ सच शॉप कलेक्ट देयर वेयर्स एट प्राइवेट और पब्लिक ऑक्शंस और बाय स्ट्रिकिंग डायरेक्ट बार्गेन्स विथ हाउस होल्डर्स। जिनकी भी वो चीज़ें हैं उनसे बार्गेनिंग करके वह चीज़ उनसे खरीदते हैं। एज वेल एज जो अगर कोई ऑक्शन है उसमें उसकी अगर नीलामी अगर हो रही है तो ऑक्शन से भी वह चीज़ परचेज करते हैं और बाद में वह इस सेकंड हैंड गुड्स शॉप में वह चीज़ थोड़े बहुत रेट बढ़ा के उसको बेचते हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टोर्स। They are generally set up in the residential areas. They are stocked with all kinds of products needed by the local residents in the course of their day to day life. जो लोगों को हर दिन जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वह चीज़ें यह जनरल स्टॉक में हर चीज़ वैसे हर चीज़ इस जनरल स्टोर में बेचते हैं। They are a great boon to the consumers, particularly to those who are living in far flung कॉलोनीज़। बहुत ज़्यादा कॉलोनी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक मार्केट का प्लेस हो जाता है जहाँ से वो जो भी हर दिन उनको जो चीज़ें चाहिए वह वहाँ से परचेस कर सके। Next, in the absence of consumer, we would have to run to the central market for such minor purchases such as toothpaste, toilet soap, shoelaces, etc. They are usually owned and managed by a single individual. अब ये जनरल स्टोर्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा सिर्फ वहाँ पे घर है बट वहाँ पे कोई भी जो डे टू डे लाइफ में चीज़ें हमें लगती है वो काफ़ी मार्केट से दूर है। तो वैसे एरिया में ये जनरल स्टोर वहाँ पे होते हैं, जैसे कि जो हमें हर दिन हमें चीज़ें लगती है तो वो वहाँ से इजीली खरीद सके, तो उसको बोलते हैं जनरल स्टोर्स। नेक्स्ट है सिंगल लाइन स्टोर्स। These stores specialize in selling only a particular kinds of items. For example, medical store, which deals only in medicines. Generally, these stores are situated in residential localities as well as central marketplace. यह जो मतलब वन लाइन या फिर सिंगल लाइन स्टोर सिर्फ वो एक ही चीज़ों को एक ही तरीके की चीज़ें वह बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपड़े, कपड़े में हर तरह के कपड़े वो बेचेंगे। मेडिसिन, हर तरीके की मेडिसिन इनके पास अवेलेबल होंगी। किराना, हर तरीके का जो भी हमें किराना अवेलेबल होगा वो उनके पास ही मिलेगा। तो ऐसे सिंगल लाइन स्टोर उसको बोल सकते हैं और वह एक तो रेसिडेंशियल एरिया एज वेल एज मार्केट के सेंट्रल में ये अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स, these retail agencies are a specialist form of single line store. They specialize not in the product of particular line but only one product of certain line. For example, selling of only children's garments or men garments or women garments instead of selling ready-made garments of all categories of customer. Specialty stores means, for example, कपड़े हैं, अगर कपड़ों का दुकान है तो वहाँ पे हर तरीके के कपड़े मिलते हैं, जेंट्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर, लेडीज़ वेयर। बट स्पेशलिटी स्टोर मीन्स कोई दुकान अगर चिल्ड्रंस वेयर की है तो सिर्फ वो छोटे बच्चों के कपड़े ही वहाँ पे मिलेंगे, बड़े लोगों के कपड़े नहीं, या फिर किसी वुमेन के कपड़े वहाँ पे हमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो बच्चों की ही कपड़े बेचेंगे। कोई होता है मेन स्टोर्स, वहाँ पे सिर्फ आदमियों के ही कपड़े वहाँ पे मिलते हैं, बच्चों के या फिर औरतों के कपड़े नहीं मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। तो यह अलग अलग हमारे 5
स्टोर्स है हमारे स्मॉल स्केल रिटेलर शॉप के, जैसे कि स्ट्रीट स्टॉल्स, सेकंड हैंड गुड्स शॉप, जनरल स्टोर्स, देन सिंगल लाइन स्टोर एंड देन स्पेशलिटी स्टोर्स। वैसे ही होते हैं हमारे लार्ज स्केल retail shop. They deals in all kinds of good essentials as well as luxury goods, cheap as well as expensive. यह इनके पास हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती है, जो सस्ती हो या फिर महंगी भी, हर चीज़ों में यह डील करते हैं। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सच रिटेलर्स आर रिलेटिवली लार्ज एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल शॉप। अब डेफिनेटली अगर ये हर तरह की चीज़ इनके पास अवेलेबल है, जो सस्ती हो या महंगी, तो डेफिनेटली इसका बजट या फिर इसकी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। देन नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर्स, देन मल्टीपल शॉप और चेन स्टोर और मेल ऑर्डर बिजनेस एज वेल एज अलग अलग बिजनेस। तो ये बड़े बड़े जो होते हैं शॉप, ये इनके होते हैं जिसकी लागत काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसको बोलते हैं हम लार्ज स्केल रिटेल शॉप। तो आज के दिन हम इतना ही देखेंगे, इसके आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। सो आई होप कि आप सभी को आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और सपोज़ अगर नहीं समझता है, फिर कुछ आपको तकलीफ़ हो रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।